दोस्तों आपने बहुत सी मूवीज, बहुत सी वेब सीरीज देखी होगी रॉ के ऊपर, सीआईए के ऊपर या फिर किसी दूसरी खुफिया एजेंसी पर। क्या होती है ये खुफिया एजेंसी, किस तरीके से ऑपरेट करती है और किन लोगों को एजेंट बनाया जाता है ऐसी एजेंसी का, और सबसे इंपॉर्टेंट पकड़े जाने पर इन एजेंट्स का क्या होता है, वो जो वेब सीरीज और मूवीज में दिखाया जाता है या फिर उससे भी कुछ खतरनाक होता है रियल लाइफ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन खुफिया एजेंसी के बारे में समझा पाऊं, स्पेशली इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं। ये इंटेलिजेंस एजेंसी होती क्या है? इंटेलिजेंस एजेंसी बेसिकली गवर्नमेंट एजेंसी होती है जिसका काम लॉ एनफोर्समेंट, नेशनल सिक्योरिटी, मिलिट्री और देश की फॉरेन पॉलिसीज के सपोर्ट में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसका एनालिसिस करना होता है। आज वर्ल्ड की बहुत सी कंट्री के पास अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है। वर्ल्ड की बहुत सी कंट्रीज अपने देश के सिटीजन्स को, अपनी कंट्री की बाउंड्री को एक्सटर्नल अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी आर्मी पर अच्छी खासी रकम खर्च करती है। पर कई कंट्री इन आर्मी के साथ साथ स्पाई इंटेलिजेंस पर भी ऑपरेट करती है जिससे वो अपने देश की इंटरनल सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। और इन इंटेलिजेंस एजेंसीज में कई सारे अंडरकवर एजेंट्स, स्पाई और बहुत से टेक्निकल हैकर्स वर्क करते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी ब्रॉडली दो तरीके की होती है। एक होती है इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी या फिर कह सकते हैं डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी, और दूसरी होती है एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी या फिर फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी। डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी का काम होता है देश की इंटरनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना और काउंटर टेररिज्म के लिए ऑपरेट करना। एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी का काम होता है देश के बाहर जो टेररिज्म की प्लानिंग हो रही है देश के लिए, उनको पहचानना। आज वर्ल्ड की टॉप 3 एक्सटर्नल एजेंसी की बात करें तो सबसे ऊपर नाम आता है यूएसए की CIA का, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे 18 सितंबर 1947 में फॉर्म किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वर्जीनिया में है। सेकेंड आता है मोसाद, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे 1949 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है तल अवीव में। और थर्ड रैंक पर आता है इंडियन रॉ, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अब वीडियो के सेकंड पार्ट में हम मेनली रॉ के बारे में ही बात करने वाले हैं। आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा कि रॉ के ऑफिसर को जेम्स बॉन्ड, रफ एंड टफ फाइट करने वाला और स्पोर्ट कार ड्राइव करने वाले ऑफिसर के फॉर्म में दिखाया जाता है, बट ऐसा रियल लाइफ में नहीं है। रॉ को 1968 में रामेश्वर नाथ काओ की गाइडेंस में फॉर्म किया गया था। इसे बनाने का जो मेन पर्पस था 1962 में इंडो चाइना वॉर और 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर था। 1968 से पहले इंडिया में इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी ही ऑपरेट किया करती थी, बट इन वॉर के बाद ऐसा माना जा रहा था कि आईबी खुफिया जानकारी जो हमारी आर्मी और गवर्नमेंट चाहती है उस टाइप की खुफिया जानकारी नहीं दे सकती, उतनी कैपेबल नहीं है आईबी। तो फिर उस टाइम की पीएम इंदिरा गांधी ने देश की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रॉ जैसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की बात कही। फिर उस समय के ग्लोबल लेवल पर इंटेलिजेंस सर्विस के मास्टरमाइंड रामेश्वर नाथ काओ की गाइडेंस में फाइनली रॉ को बनाया गया। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हो या फिर एक्सेशन ऑफ सिक्किम स्टेट, ये दोनों ही मिशन रामेश्वर नाथ काओ की लीडरशिप और रॉ के एफर्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। रॉ के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें कई सारे पोजीशंस होते हैं जिसके लिए लोगों को रिक्रूट किया जाता है, लाइक एनालिस्ट, फील्ड एजेंट्स, डायरेक्टर ऑफ रॉ या फिर रॉ एक्सपर्ट्स। इन सभी पोस्ट के लिए आईपीएस, आईबी या फिर फ्रेश यूपीएस एग्जाम्स के थ्रू लोगों को रिक्रूट किया जाता है। फिर बाद में उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग दी जाती है, फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाई जाती है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसका एनालिसिस करना है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। कई बार इनको जिस कंट्री में पोस्ट करना है वहां की भी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है ताकि लोग ये ना समझ पाए कि ये वहां पर नए सिटीजन है। हर कंट्री के इंडियन एम्बेसीज में या फिर कॉन्सुलेट्स में कुछ रॉ के ऑफिसर ऑपरेशनल रहते हैं जो डेस्क जॉब के थ्रू फील्ड एजेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसका एनालिसिस करके अपने सीनियर हेड को भेजते हैं, और फिर वहां से रॉ का सीनियर हेड इस कंप्लीट कंसोलिडेटेड रिपोर्ट को डायरेक्टली पीएम को रिपोर्ट करता है। पर जब से इंडिया के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज हुआ है, अब ये रॉ का सीनियर हेड पहले एनएसए चीफ को ये इंफॉर्मेशन देता है, कंप्लीट कंसोलिडेटेड रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, फिर एनएसए चीफ पीएम को ये रिपोर्ट देता है। आज रॉ को जाना जाता है तो सीक्रेट तरीके से अपने मिशन को पूरा करने के लिए। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा हो या फिर पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, ये सभी इसके एक बड़े एग्जाम्पल हैं। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है तो सिर्फ रॉ के ऑफिसर की सादगी की वजह से। इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बावजूद भी रॉ के ऑफिसर्स कोई पर्सनल वेपन कैरी नहीं करते अपनी प्रोटेक्शन के लिए। वो ऐसी कोई चीज नहीं करते जो उनको वहां के आम सिटीजन से, आम पब्लिक से अलग करे, उनको डिफरेंट तरीके से दिखाए। पर आज रॉ ऑफिसर्स और रॉ की कामयाबी के पीछे कई सारे अनसंग वॉरियर्स हैं जिन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार हैं। मैं बात कर रहा हूं फील्ड एजेंट्स की।
रॉ ऑफिसर्स तो ऑफिस में बैठे डेस्क जॉब करते हैं जो सिर्फ सीक्रेट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसको एनालिसिस करने का काम करते हैं, पर रॉ का जो मेन काम करता है वो उसका फील्ड एजेंट करता है। अपनी जान की परवाह किए बिना वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन को लेकर आते हैं और फिर इन रॉ ऑफिसर्स को देते हैं। रॉ एजेंट्स को मेनली रॉ ऑफिसर्स ही हायर करते हैं, पर ये रॉ के एम्प्लॉइज बिल्कुल नहीं होते। रॉ ऑफिसर्स को जिस तरीके से प्रोटेक्शन मिलती है, पेंशन मिलती है या फिर अदर फैसिलिटीज मिलती है रॉ के थ्रू, इन रॉ एजेंट्स को बिल्कुल नहीं मिलती। इन रॉ एजेंट्स को 6 से 12 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है, शॉर्ट ब्रीफिंग दी जाती है और फिर फाइनली असाइनमेंट पर भेज दिया जाता है। और इन सब काम के लिए रॉ एजेंट्स को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। जनरली इनकी सैलरी को इनके फैमिली के बैंक अकाउंट में अननोन सोर्सेज के थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाता है। और कल को इन केस अगर ये रॉ एजेंट्स पकड़े भी जाते हैं किसी और देश में, तो कंट्री इनको डिसोन कर देती है और जिस भी रॉ ऑफिसर्स के थ्रू ये कांटेक्ट में होते हैं वो उससे रॉ ऑफिसर बात करना बंद कर देता है। और कभी अपनी सजा पूरी करके वापस भारत जैसे देश में आ भी जाते हैं तो कंट्री इनको कोई सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि भारत ऐसी चीजों को कभी भी एक्नॉलेज ही नहीं करती और इनको ना कोई लीगल सपोर्ट मिलता है। और फिर ऐसे केसेस में ये एजेंट्स कई बार CIA जैसी एजेंसीज को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इस टाइप के फील्ड एजेंट्स को प्रोटेक्शन देती है, उनकी फैमिली को प्रोटेक्शन देती है, उनको सपोर्ट करती है। यहां पर रॉ को भी कुछ ऐसे रिफॉर्म लाने चाहिए। इसी तरीके के रॉ के भी एक अनसंग वॉरियर हैं जिनका नाम है रविंद्र कौशिक, जिसे रॉ में ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है। रॉ ने इनको लखनऊ के थिएटर से रिक्रूट किया था और पाकिस्तान भेजा था। इन्होंने 1979 से लेकर 1983 तक रॉ के लिए काम किया था। इन्होंने पाकिस्तान में ही लॉ की पढ़ाई करी और फिर बाद में पाकिस्तान आर्मी में ही बतौर मेजर काम किया। 1983 में रॉ ने अपने एक लो लेवल ऑपरेटिव को इनसे मिलने के लिए भेजा था, पर ये दोनों ही पकड़ में आ गए। फिर 2 साल के बाद इनको फांसी की सजा दी गई, पर बाद में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को लाइफ इंप्रिजनमेंट से रिप्लेस कर दिया। पर 2001 में ट्यूबरक्लोसिस और हार्ट डिजीज की वजह से इनकी डेथ हो गई। इन 16 सालों के बीच इनको कई सारे जेलों में रखा गया, कई तरीके से इनको टॉर्चर किया गया, पर किसी तरीके से ये अपनी फैमिली को लेटर भेज पा रहे थे। और अपने कई लेटर्स में इन्होंने ये भी लिखा था कि क्या भारत जैसे इतने बड़े देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी की यही सजा मिलनी चाहिए। 2019 में इस अनसंग वॉरियर पर रविंद्र कौशिक पर एक मूवी भी आई थी जिसका नाम था रोमियो अकबर वॉल्टर। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।